तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉर्क हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट राइट डाउन कपल। कपल का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में अच्छे अच्छे विचार आए, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ही कपल का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है। कपल का मतलब कोई भी दो चीज़, ये कपल ऑफ पेन, है ना। सो कपल का मतलब क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act on a body, then they form couple. अब कपल ओपल की वजह से अलग से टॉर्क में नहीं बताऊंगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो मैं कुछ जो चीजें आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो ये है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, कोई रॉड है एल लेंथ का, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है F, इधर से फोर्स लग रहा है F, ठीक है। चलो बता दो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। दिस इज L/2, दिस इज L/2, ओके। टोटल लेंथ था L, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर पॉइंट के अबाउट। ऑप्शन ए F इंटू L, ऑप्शन बी F इंटू L, मैग्नीट्यूड में सिर्फ पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी 2F इंटू L, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा होगा जल्दी से बता दो। ये रॉड है, कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बता दो। चलो तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? ये ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। देखें हमने क्या बोला, कपल का मतलब क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दे फॉर्म कपल। तो ये फोर्सेस इक्वल में मैग्नीट्यूड के हैं दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं। तो अब इस पॉइंट सी के अबाउट हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो इस फोर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस फोर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर देंगे, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट टॉर्क। इस फोर्स का टॉर्क कितना है? दो परपेंडिकुलर का फोर्स इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर ही है ना डिस्टेंस, L/2। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? ये फोर्स को पकड़ेंगे, पॉइंट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करें, तो क्लॉकवाइज, ठीक है, प्लस। सेम तरीके से इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? ये भी क्लॉकवाइज देगा। इस फोर्स को पकड़ेंगे, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे, ये भी क्लॉकवाइज देगा। तो फोर्स इंटू L/2 क्या आ जाएगा यहाँ से? F इंटू L। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट टॉर्क। ये तो कैलकुलेट करने का तरीका होगा सिंपल वे में, जैसे हमने बताया था स्टैंडर्ड वे। लेकिन अगर कपल की वजह से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल, COUPLE होता है, सॉरी COUPLE कपल। तो इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, डायरेक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस। तो मेरे को बताओ यहाँ पे एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F, किसी एक का, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, और दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, तो दोनों के बीच क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा? बोलो, यही ना होगा? दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा L। तो कितना आ जाएगा? एक मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना L, तो क्या आ जाएगा? F इंटू L। पता कोई क्या नई चीज़ बताया मैंने? क्या कोई मैंने नई चीज़ बताया? नहीं, हम तो वही किए ना सर, कि एक बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस का टॉर्क निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं साइन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट टॉर्क, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। तो टॉर्क ड्यू टू कपल वो 10th में आपको पढ़ाया जाता है ICSE में अलग से, बट वो कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों से पूछने वाला था वो चीज़ मैं बताऊँगा, वो चीज़ मैं पूछूँगा, ठीक है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर दो। ये रॉड है, तुम्हारे लिए सी नहीं, इधर से लग रहा है 2F, इधर से लग रहा है F, ठीक है। यहाँ this distance is, this is point C, okay, this distance is 3L/4, ना 3L/4 नहीं, ओके, ये डिस्टेंस है। तो टॉर्क अबाउट नेट टॉर्क अबाउट सी, ऑप्शन ए F इंटू एल, मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछ रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन बी 3F इंटू एल, ऑप्शन सी 4F इंटू एल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाक से बता दो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो निकालते हैं। तो इस फोर्स का, दोनों परपेंडिकुलर है ना फोर्स, तो दिक्कत ज़्यादा है नहीं। इस फोर्स का टॉर्क पॉइंट से केवल कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2F इंटू एल। अच्छा, क्या ये दोनों कपल बना रहे? नहीं, मैग्नीट्यूड भी नहीं सेम है लेकिन अपोजिट भी नहीं है, तो ये कपल कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। 2F इंटू डिस्टेंस L प्लस ये, अच्छा इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा बोलो, क्लॉकवाइज, इसकी वजह से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दोनों क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? हाँ सर। तो इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, F इंटू 2L, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि नेट टॉर्क क्या आ गया हमारा 0। समझ पाए कि नहीं भाई? ये इस पॉइंट के अबाउट कैसा टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज, ये कैसा टॉर्क देगा इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2FL माइनस 2FL क्या आ जाएगा 0, नेट टॉर्क क्या आ जाएगा 0। तो अब मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, कपल होने के लिए जरूरी क्या है, अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कपल बनाते हैं। चलो क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ नेट फोर्स इज 0 implies दैट नेट टॉर्क इज 0, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। चलो बताओ, ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, क्या होगा फटाक से बता दो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, फॉल्स होगा। नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि नेट टॉर्क भी 0 होगा। अभी हमने ये वाला केस करवाया, ये वाला केस कि इधर से फोर्स F लग रहा है, इधर से फोर्स F लग रहा है। ये आप पॉइंट C के अबाउट टॉर्क बता दो। ये डिस्टेंस हमने दे दिया था L/2 और ये डिस्टेंस हमने दे दिया था कितना, L/2। याद करो कितना निकाला था आप लोगों ने नेट टॉर्क, F इंटू एल। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है, ये इधर फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स क्या है 0, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो ये इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी 0 होगा। ये सही स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है
तो टॉर्क उस बॉडी, टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, उसका सेम होगा, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। तो आप लोग नोट कर लें कि इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 देन टॉर्क on the body torque on the body will be same about any point inside the body और आउटसाइड द बॉडी। क्या कर रहा हूँ यार, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का क्या होगा, सेम होगा। अब वो पॉइंट चाहे इनसाइड द बॉडी लाई करे चाहे आउटसाइड द बॉडी लाई करे। जैसे इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो मैं इस पॉइंट सी के अबाउट जब टॉर्क निकाला तो क्या आया, F इंटू एल। अब कोई दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, तो मैं मान लेता हूं यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं, ये डिस्टेंस L/4, तो इस फोर्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3L/4। तो अब टॉर्क कैलकुलेट करो, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा इस पॉइंट के बाद, पॉइंट सी डैश मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर ही है ना, तो कितना आ जाएगा, F इंटू दिस डिस्टेंस L/4, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसका भी क्लॉकवाइज ही होगा इसके अबाउट, इस पॉइंट सी के अबाउट। कैसे, इस फोर्स को पकड़ो, इधर लग रहा है तो इधर से पॉइंट सी डैश के अबाउट घूमना स्टार्ट कर दो, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। कितना है फोर्स F, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3L/4, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, F इंटू एल। सेम ऐसे ही इस बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सभी के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, F इंटू एल, है ना। अब बॉडी के आउटसाइड चेक कर लेते हैं, बॉडी के आउटसाइड कोई पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। आओ भैया चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या करते हैं, ये बॉडी था हमारा, ऐसे एक फोर्स लग रहा था इस पे F, इधर से फोर्स लग रहा था F। अभी मैं फोर्स को क्या पॉइंट कहाँ ले लूँ, आउटसाइड द बॉडी, तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले, जनरल पॉइंट को ले लेता हूँ O, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क O, ठीक है, ये पॉइंट। तो ध्यान से कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट O के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क या इस बॉडी का टॉर्क कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितना है, x, ओके, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इसको हमने मान लिया क्या बच्चा, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। तो अभी ध्यान से देखें, इस फोर्स का, अच्छा इसको मैं मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को मान लेता हूं y डैश, y, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं मैं, y डैश, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखें अगर, तो इस एंगल को, एक काम करते हैं, प्रूफ ही तो करना हमको, मैं थोड़ा इजी वे में सोच रहा हूं करने की, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, और इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, क्या मान लिया, बीटा, ठीक है। तो ये इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट लेना है ना मुझे,
कंपोनेंट मेथड से बताओ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड से बता देते तो अल्फा बीटा नहीं मानना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। चलो उसी से सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले मेथड से, ठीक है। तो आपका थोड़ा आसानी से हो जाएगा। दूसरा मेथड आप याद करें, टॉर्क निकालने का हमने क्या बताया था? दूसरा मेथड हमने क्या बताया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है ना, पॉइंट ओ के अबाउट निकालना ना। तो हमने क्या बोला था कि पॉइंट ओ से इसके लाइन ऑफ एक्शन पे क्या डाल दो आप, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, क्या डाल दो आप, एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये डिस्टेंस कितना है, y। सेम तरीके से पॉइंट ओ से इसके इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना ये है y डैश। इज दैट क्लियर? तो अब इस फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो, F इंटू वाई, कितना, किधर की तरफ, क्लॉकवाइज, प्लस इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज, F इंटू वाई डैश। तो ये क्या आ जाएगा, F वाई प्लस वाई डैश। वाई प्लस वाई डैश किसके बराबर है, L के बराबर। तो फिर से आ गया F इंटू। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, तो टॉर्क जो लग रहा है उस बॉडी पे, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, टॉर्क जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे वो पॉइंट आउटसाइड द बॉडी हो चाहे इनसाइड द बॉडी। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछता हूं, इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन इंप्लाइज दैट नेट फोर्स इज जीरो। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। नेट टॉर्क जीरो का मतलब नेट फोर्स भी जीरो, ट्रू या फॉल्स? इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या बोलना है कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा या नहीं, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से आप बता दो, ट्रू या फॉल्स, फटाक से बता दो। तो क्या है भाई, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अभी हमने एक क्वेश्चन आप लोगों से कराया था, याद करें, कि इस पे इधर लग रहा है क्या, 2F, इधर क्या लग रहा है, F। यहाँ पे एक पॉइंट लिया था हमने C, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, L, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 2L। और टॉर्क कितना आया था, नेट टॉर्क कितना आया था, जीरो, क्योंकि ये इसके अबाउट 2FL एंटी क्लॉकवाइज और ये इसके अबाउट 2FL क्लॉकवाइज, तो जीरो हो जाएगा नेट। क्या नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लिखें। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। क्या लिखेंगे बच्चा, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। तो अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी किस कंडीशन में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। ये ना हम लोगों ने सीखा था। अब उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। पहला ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी किस में रहेगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स 0 है तो बॉडी किस में रहेगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ओके, यानी कि नेट फोर्स 0 मतलब एक्सीलरेशन 0, बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है। दूसरा, लेकिन इस केस को आप डिस्कस करो, इस वाले केस को। इधर से फोर्स F हमने लगाया था, इधर से फोर्स हमने F लगाया था, ये सेंटर C। तो नेट फोर्स तो 0 है, बट क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी आगे ना जाएगी ना पीछे जाएगी, बट ये रोटेट करेगी। जैसे ऐसे मान लेते हैं, ये हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट पे इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ लगा, यहां से मैं पकड़ के रखा हूं, तो बॉडी क्या करेगी? आगे या पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो ट्रांसलेट नहीं करेगी, बट बॉडी क्या करेगी? ऐसे ऐसे क्या करेगी? ये ऐसे रोटेट करेगी, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा? टॉर्क लग रहा है। अगर नेट फोर्स भी 0 नहीं होता, मतलब बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, बॉडी एक्सीलरेट करते हुए भी आगे भी जा रही है, रोटेट भी कर रही है, तब नेट फोर्स भी नहीं 0 है, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। लेकिन अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी किस कंडीशन में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। लेकिन क्या हो रहा है इस केस में? बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे इस तरीके से बॉडी इस तरीके से क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे, अगर हम लोग चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे, तो हम लोग क्या लिख देंगे? नेट टॉर्क should also be 0, implies that rotational equilibrium. Implies that rotational equilibrium. तो नेट फोर्स 0 का मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन शुड बी 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन z डायरेक्शन शुड बी 0. Similarly, torque about x axis should be 0, torque about y axis should be 0, torque about z axis should be 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी किस कंडीशन में रहेगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना ही बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, नोट करें। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो सिंपली रेस्ट पे पड़ी रहेगी, ना ही रोटेट करेगी, ना ही वो एक्सीलरेट करेगी, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है। और अगर बॉडी सपोज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, उस पर नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वैसे ऐसे 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 क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस सॉल्व करने। ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये दो स्ट्रिंग से एक रॉड को ऐसे लटका के रखा गया। दिस इज रॉड, मासलेस रॉड। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मासलेस रॉड। इस रॉड के इस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। दिस डिस्टेंस is 2 meter and this distance is 1 meter. Okay. क्वेश्चन क्या है? If rod remain in equilibrium, then calculate tension
इन द बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। मासलेस रॉड है, दो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, है ना। हमको क्या करना है कि अगर रॉड इक्विलिब्रियम में रहता है तो स्ट्रिंग 1 में और स्ट्रिंग 2 में टेंशन कितना है ये बताना है। तो आप जल्दी से बता दो। हो गया, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0, पहला कंडीशन। अब नेट फोर्स 0 का मतलब समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज 0, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि नेट टॉर्क भी इस पे 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी इस पे क्या होना चाहिए, 0। अगर ये दो स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, अगर ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हैं तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूं, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन की नेट फोर्स शुड बी 0। तो बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगेगा, टेंशन T1 ऐसे स्ट्रिंग में ऊपर लगेगा, इस स्ट्रिंग में T2 ऐसे ऊपर लगेगा। भाई स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगी, मैंने बताया था ना। चलो, तो अब क्या क्या फोर्स इस पे लग रहा है, इस रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रॉड पे T1 ऐसे ऊपर लग रहा है, T2 इधर से ऊपर लग रहा है और यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है। तो अगर रॉड पे नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T1 प्लस T2 किसके बराबर होना चाहिए, 10। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखता हूं कि नेट टॉर्क शुड बी 0, किसके अबाउट, भाई किसी भी पॉइंट के अबाउट। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0। तो अब हमें क्या करना है, टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट के अबाउट हमको आसानी से आंसर मिल जाए। तो मैं अगर ध्यान से देखें, मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट कर लूँ तो T1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा क्योंकि T1 यहीं से पास करेगा। किसका टॉर्क बचेगा, T2 और इसका टॉर्क बचेगा, इसका टॉर्क बचेगा और इसका टॉर्क बचेगा। तो T1 आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लेता तो इसका टॉर्क होता है इस पॉइंट के अबाउट, इसका टॉर्क होता है इस पॉइंट के अबाउट और इसका खुद का 0 होता। तो वहाँ से T1 T2 में रिलेशन आता, तो ये T1 T2 और वहाँ से T1 T2 में रिलेशन, तो वहाँ से मैं क्या कर लेता, सॉल्व कर लेता। तो चलो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। नेट टॉर्क भी क्या आना चाहिए, 0। तो जितने टॉर्क लग रहे हैं बॉडी पे सभी के समेशन को क्या कर देना है, 0 कर देना है। सभी का सम निकालना है और सभी के समेशन को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो मेरे को बताओ इसका टॉर्क, इस 10 न्यूटन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसा होगा, ऐसा होगा क्लॉकवाइज। तो कितना होगा, 10 × 20, परपेंडिकुलर ही है दोनों, तो कितना आ जाएगा 10 × 20 प्लस इस T2 का टॉर्क इसके अबाउट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस T2 × कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है, कितना T2 × 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से लिखता है 20 - 3T2 इज इक्वल टू 0। तो T2 कितना आ जाता है यहाँ से, 20/3 न्यूटन। अब T2 हमने निकाल लिया, इस T2 को यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, T1 + 22/3 इज इक्वल टू 10। तो T1 कितना आ जाता है, 10 - 20/3 इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन। T1 T2 निकाल लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर। समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ टॉर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो फोर्सेस क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं उनका टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। भाई अगर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग जाए तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। आप कनेक्ट करें सिंपल वे में ऐसे कि इस बॉडी पे अगर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन ऐसे इधर लगा दो तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा इस बॉडी पे। सेम उसी तरीके से तो मैंने यहाँ पे तो प्लस माइनस लेके किया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि ये 10 न्यूटन कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आ जाएगा, 10 × 2। और कोई फोर्स क्या क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं।
तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला फोर्स T2, तो मैं क्या लिख दूंगा T2 इंटू 3, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया T1 एंड T2 का वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। mass of rod 10 meter, length 8 meter. Okay, if rod is in equilibrium, then इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, then T1 and T2 will be ऑप्शन ए 100 न्यूटन 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 50 न्यूटन 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 50 न्यूटन 50 न्यूटन, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट होगा। ओके, चलो देखते हैं। तो रॉड का मास दे दिया इस बार 10 kg, सॉरी मीटर में है, यहाँ पे 10 kg है। रॉड का मास कितना है, 10 kg है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, रॉड के सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ मिडल में, ऐसे mg। 10 का मतलब 100 न्यूटन। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर है टोटल, 4 मीटर। सेंटर ऑफ मास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो T1 प्लस T2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 100। अपवर्ड फोर्स T1 T2 मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ। आप किसी के अबाउट ले सकते हो, इसके अबाउट भी ले सकते हो, इसके अबाउट भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके अबाउट लेता हूँ तो T1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो T2 का आंसर आ जाएगा, T2 यहाँ रख देंगे, T1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा भाई, यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, इस पॉइंट के अबाउट ये 100 न्यूटन देगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 4। अच्छा, इस T1 का टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। T2 कैसा टॉर्क देगा पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। तो T2 इंटू 8, तो यहाँ से कितना आएगा, 400 इज इक्वल टू T2 इंटू 8। तो T2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 न्यूटन। T2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, T1 50 न्यूटन। दैट मीन्स T1 और T2 दोनों क्या है, 50 और 50 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक सी सॉ है। सी सॉ आपने देखा होगा, ये हिंज है यहां से, ठीक है। यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है 50 kg का। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। ओके, क्वेश्चन है कि यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, मास m का। कितने का? मास m का। ओके, क्वेश्चन है मेरा, इफ सी सॉ रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मास नहीं है, इस सी सॉ का कोई मास नहीं है, ठीक है। मास भी मैं कंसीडर कर सकता था, बट मास नहीं कंसीडर किया। इफ सी सॉ रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, then value of m is seesaw is massless. Seesaw is massless. ओके, ऑप्शन दे दूं मैं। ऑप्शन ए ऑप्शन दे दूं मैं। ओके, सो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करके बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल टॉर्क बैलेंस करना है, ठीक है। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो होगा क्या कि इसका वेट जो है वो 50 g नीचे लगेगा, इसका जो वेट है वो mg नीचे लगेगा। अब अगर इक्विलिब्रियम में रहता है सी सॉ, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। नेट टॉर्क 0 कब होगा? जब क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो ध्यान से देखें, ये वाला फोर्स इस हिंज पॉइंट के अबाउट कैसा टॉर्क देगा? क्लॉकवाइज। आप ऐसे बैठ जाए ना भाई, इसको पकड़ें, इस पॉइंट के अबाउट घूम जाए तो कितना आ जाएगा? क्लॉकवाइज। तो कितना आ जाएगा टॉर्क इसका? 50 g इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा देगा इस हिंज पॉइंट के अबाउट? एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना आ जाएगा? mg इंटू 2, g से g खत्म, तो कितना आ जाएगा? 200 इज इक्वल टू 2m। तो m कितना आ जाएगा? 100 kg। कितना आ जाएगा? 100 kg। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के आ सकते हैं। आपको सिंपल टॉर्क बैल, पहला इक्वेशन क्या लिखना है? एफ नेट इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या लिखना है आप लोगों को? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, और आपको आंसर निकाल देना। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके स्कूल एग्जाम में आने की। बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। हर साल समझ लो कि आपके स्कूल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? लैडर प्रॉब्लम, सीढ़ी। ओके, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लैडर प्रॉब्लम। चलो भैया जल्दी से सॉल्व कर दो। तुम ही लोग सॉल्व करोगे सबसे पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग पहले सॉल्व करोगे, फिर मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है कि ये एक वॉल है, दिस इज अ वॉल। ये एक दूसरा वॉल है, ग्राउंड है, सॉरी क्या है? ग्राउंड। एक लैडर को ऐसे रखा गया है, लेंथ L है इस लैडर का, लैडर। सीढ़ी आप लोगों ने देखा ही होगा,
लैडर। ओके, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर इज L, मास ऑफ लैडर इज स्मॉल m। ओके, देन क्वेश्चन क्या हमारा, और ये वॉल हमारी स्मूथ है, ये वॉल हमारी कैसी है, स्मूथ। ये हमारा ग्राउंड कैसा है, रफ, ठीक है, रफ। और स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस, ठीक है। तो क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ऐसे बोलो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, so that ladder remains in equilibrium, remains in equilibrium, ठीक है, remains in equilibrium, ठीक है। ऑप्शन दे दूं क्या मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन दे देता हूं मैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए tan थीटा, ऑप्शन बी 2 tan थीटा, ऑप्शन सी cot थीटा, ऑप्शन डी 2 cot थीटा, सॉरी cot थीटा लिख दिया, cot थीटा, ऑप्शन ई cot थीटा बाई 2। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले आप लोग सॉल्व करें फिर मैं सॉल्व करूंगा आपको, ठीक है। मास m है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है सीढ़ी। जब भी हम लोग किसी छत पे चढ़ना होता है तो हम लोग सीढ़ी लगाते हैं ना, तो सीढ़ी अगर सब हम चढ़ रहे हैं स्लिप कर जाए तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा रहेगा वो, सीढ़ी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ ग्राउंड पे कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए ये हम लोगों को बताना है। तो फटाक से आप कर दो, अब तो मास्टर हो चुके हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाक से बता दो। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स एनालिसिस। तो मेरे को बताओ सबसे पहला क्या चीज़ होगा यहाँ पे, सबसे पहला चीज़ सबसे पहला चीज तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लैडर का नीचे लगेगा। अब mg कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो रॉड का लेंथ ये l है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/2 डिस्टेंस पे। तो ये हो गया mg, ऐसे नीचे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा मेरे को बताओ। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल, मतलब ऐसे लैडर पे, दिस इज n, ठीक है। और यहाँ n1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर, कितना, n2। और कोई फोर्स आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन। ये तो स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे रफ है, फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, जरा बताओ मेरे को, किधर की तरफ होगा डायरेक्शन फ्रिक्शन का। यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो आप लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हो। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो क्या रॉड इधर की तरफ स्लिप कर जाता, ऐसे। अगर ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो क्या रॉड ऐसे इधर की तरफ स्लिप कर जाता, यस सर। तो अब फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन का काम क्या है, रोकना। फ्रिक्शन का काम क्या है, रोकना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहाँ पे ऐसे इधर की तरफ F। सारे फोर्सेस दिखा दिए हमने, कोई फोर्स बचा है क्या, नहीं। तो अब इक्विलिब्रियम में है, तो पहला कंडीशन क्या था इक्विलिब्रियम का, व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, n1 इधर लग रहा है, f इधर लग रहा है, और कोई फोर्स है नहीं। तो हम लोग क्या लेते हैं, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो f प्लस ऑफ माइनस n इज इक्वल टू 0 या f इज इक्वल टू n। या आप सिंपली बोल सकते हो, हाँ सर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना उधर लगना चाहिए, तो f और n1 बराबर हो जाएंगे, ये n1 सॉरी, ठीक है। दूसरा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन शुड बी 0।
वाई डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, n2 ऊपर लग रहा है, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। हमको तो ये चाहिए नहीं था सर, हमको तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए। तो नेट, दूसरा चीज क्या है, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, यानी कि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप फ्री हो। आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो टॉर्क, आंसर हमेशा आएगा। लेकिन हम लोग चूज क्या करते हैं कि जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें तो हमको एक आसानी से आंसर मिल जाए, ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व ना करनी पड़े। तो अगर ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट मैं कैलकुलेट करता हूं तो इस n1 का टॉर्क तो जीरो होगा, mg का टॉर्क होगा, n2 का टॉर्क होगा और f का टॉर्क होगा। तो आपका n2 भी वेरिएबल आएगा, f भी वेरिएबल आएगा। तो एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लेता हूं तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा, फिर से n1 n2 f तीन वेरिएबल आ जाएंगे, आपके लिए सॉल्व करना टफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूँ तो यहाँ तो दो फोर्स लग रहे हैं, ये और ये, इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट से के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं और इसी पॉइंट से दोनों फोर्स पास हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को किसका किसका टॉर्क होगा, इसका और इसका। तो हम लोग को क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो n1 और mg का टॉर्क होगा और नेट टॉर्क जीरो होगा, तो n1 हमारा आ जाएगा, ऐसे सोचना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मान लेते हैं हम लोग, इसको O मान लेते हैं। तो कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट O, देखो कौन कौन सा, अब ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, यहां से l/2। तो क्या mg का टॉर्क, mg कैसा टॉर्क देगा इस पॉइंट के अबाउट, आप इस फोर्स को पकड़ो ऐसे नीचे से पॉइंट O के चारों तरफ घूमना स्टार्ट, तो क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। और ये कैसा टॉर्क देगा, इस फोर्स को पकड़ो ऐसे पॉइंट O के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो mg पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए, हाँ सर। तो क्लॉकवाइज मस्ट बी, तो हम लोग mg की कैलकुलेट करते हैं। तो mg ऐसे लग रहा है, डिस्टेंस ये क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं, नहीं है, तो कंपाउंड ले लो भैया, हम तो बता ही चुके हैं, दो कंपाउंड हो गए, mg के इधर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। तो मेरे को बताओ, क्या mg sin थीटा कोई टॉर्क देगा, क्या इसका कोई टॉर्क होगा इसके अबाउट, इस कंपोनेंट का, क्या इस कंपोनेंट का इसके अबाउट टॉर्क होगा, नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगा। तो किसका टॉर्क होगा, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा ये हमारा फोर्स हो गया जो इसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, तो कितना जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, mg cos थीटा, mg cos थीटा इंटू l/2 मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये n1 देगा। तो क्या ये n1 और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर है, नहीं, तो n1 के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं सर, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है, एक कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक कंपोनेंट अलोंग हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n1 sin थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये अलोंग वाला n1 cos थीटा। तो क्या इस n1 cos थीटा का कोई टॉर्क होगा, नहीं, तो किसका टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा इस पॉइंट को। तो कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, फोर्स है n1 sin थीटा इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l से l खत्म, तो यहां से n1 कितना आ जाएगा, n1 निकालना ना हम लोगों को, n1 निकालना ना, n1 कितना आ जाएगा बच्चा, यहां से mg cos थीटा बाई 2 sin थीटा, या कितना आ जाएगा n1 cot थीटा बाई 2, ये आ गया हमारा n1, कितना आ गया, ओ सॉरी mg है यहाँ पे यार, गधा मैं भी क्या कर रहा हूँ, mg है, mg
कॉट थीटा बाई 2। और ध्यान से देखो ये n1 किसके बराबर है, f के बराबर है, तो यहाँ से हमें f कितना मिल जाएगा, mg कॉट थीटा बाई 2। ये तो f आ गया भाई, यानी कि अब फ्रिक्शन का काम आ जाएगा। फ्रिक्शन हमने बोला था ना कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पिछले प्रीवियस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा यूज आएंगे। तो अब ये F आ गया, इतना फ्रिक्शन फोर्स हमको चाहिए, इतना फ्रिक्शन फोर्स हमको चाहिए, इतना फ्रिक्शन फोर्स हमको चाहिए, यानी कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस मच फ्रिक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब उतना अवेलेबल है कि नहीं, कितना यहाँ पे अवेलेबल होता है, म्यू इंटू एन, याद करें, दैट इज द मैक्सिमम। तो ये जो आया फ्रिक्शन, ये किससे कम होना चाहिए मेरे को बताओ। F जो आया दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। F कितना आया, mg cot थीटा बाई 2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। Fs मैक्स कितना होगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन कितना है, n2। तो यहां से क्या आ जाएगा, mg cot थीटा बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और n2 किसके बराबर है, mg के। तो mg से mg खत्म, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cot थीटा बाई 2, यानी कि म्यू एस जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है यहाँ पे, वो cot थीटा बाई 2 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। तो हमको मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वलिटी साइन होल्ड करेगी, तो यहाँ से म्यू एस मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चा, cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट। आप इसको नोट कर लें ढंग से, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, फार्मूला नहीं याद रखेंगे कि म्यू एस इतना होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक आदमी बिठा दूँ तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, इसलिए फार्मूला नहीं याद रखेंगे। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ, सिंपल इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हो, बट बेटर टू अवॉइड यूज ऑफ फार्मूला इन मैकेनिक्स। ऑलवेज ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट। ओके, नोट कर लो। अब तुम लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक नहीं 2 होमवर्क देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे, मेरे को आंसर भेजोगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, this is wall, this is ground, ground is rough, wall is smooth। ओके, एक लैडर इस पे ऐसे रखा हुआ है, दिस इज द लैडर। इस बार लैडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, वही यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, एंड दिस वन इज l/4। ओके, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, दिस एंगल इज 37 डिग्री। चलो फटाक से बता दो। ओके, और दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वन, थोड़ा इजी कर देता हूं सेकंड वन। वॉल, और ये वॉल कैसी है, स्मूथ है, ये ग्राउंड, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, ठीक है। एक लैडर को
ऐसे रखा गया है। $37 ओके। मास ऑफ लैडर स्मॉल m, ठीक है। लेंथ ऑफ लैडर L, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होके कुछ काम कर रहा है और आदमी का मास है 40 kg और ये यहाँ से डिस्टेंस था इसका L/4। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो फटाक से ये 2 क्वेश्चंस तुम लोगों का होमवर्क है, बनाओगे, मेरे को भेजोगे, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।